नमस्कार दर्शकों, चैनल पे आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी वक्त पे, जहां हम बी पैक 113 जो हमारा ये कोर्स है हमारे इग्नो का डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी हम समाप्ति कर देंगे। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट पॉसिबली क्वेश्चन इससे आते हैं क्योंकि ये चैप्टर इटसेल्फ ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमारे 7th और 8th पॉइंट को कवर करता है। इन दोनों को इनका मिलाप करते हुए क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इंडिविजुअली भी पूछा जाएगा। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये जो टॉपिक है आज का जो हमारा चैप्टर है वो कुछ ऐसा है कि इस कॉन्सेप्ट के रिलेशन में ना, ये जो ऊपर आपने कई चीजें सीखी है विथ रिगार्ड टू डिफरेंट एजेंसीज, विथ रिगार्ड टू डिफरेंट अप्रोचेस, इनसे रिलेशन में भी आपका ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन इटसेल्फ वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स में आता है। तो उसका इंटर रिलेशन सा हल्का सा ना, ऐसे अगर थोड़ा अच्छा इंट्रूसिव सा क्वेश्चन बनाया जाए तो वैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो आज ये दो पॉइंट्स जो है हमारे 7th और 8th, इसकी भी हम समाप्ति कर देंगे। तो आज का हमारा मकसद है कि हम हमारा ब्लॉक 5 दैट इज द यूनिट 9 डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल का जो सिस्टम है, इस सिस्टम की समाप्ति करने के लिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। ओके, सो दिस यू ऑल नो दैट हम बुक से ही पढ़ते हैं, तो हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ये देखो, प्रश्न आता एकदम डायरेक्टली प्रश्न नहीं आता है, आ सकता है, परंतु डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 100% कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है। इसके रिगार्ड में मैं बोल रही हूँ, एनआरएच में एनआरएचएम में आपका प्रश्न इधर डायरेक्ट नहीं आएगा, कभी कभी आ जाता है माइन्यूट मार्क्स में। अभी तक नहीं आया है तो एक हम चांस ये भी देख सकते हैं कि क्या पता आ जाए बड़े क्वेश्चन में, मतलब इसके बारे में, इस मिशन के बारे में पूछ लिया जाएगा और उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिसेंट्रलाइजेशन का पूछ लिया जाएगा, या उसने क्या किया है, उससे क्या आउटकम या आउटपुट आया है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये चीज आपको जानने, इसी का एक ये है, ये आ सकता है। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा हो सकता है, अगर बाई चांस मुसीबत में आटा गीला हुआ तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन एक चीज जो पक्की होती है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। इस पे प्रश्न कहीं ना कहीं आता है, भले ही ये यूनिट 9 में आपको ना इंडिविजुअली आप पढ़ रहे हो, परंतु जो पिछले यूनिट्स में कहीं ना कहीं हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ा, एजेंसीज के बारे में पढ़ा, तो उनसे रिलेटेड ये डिसेंट्रलाइजेशन का कोई ना कोई क्वेश्चन डालते हैं। और अगर आप यहाँ पे, आपको खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, और अगर आपको लगे कि हाँ, ये मैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में यहाँ पे अगर 4 शब्द लिख रहा हूँ, 4 शब्द, सिर्फ 4 शब्द लिख के मत आ जाना, 2-4 मतलब सेंटेंसेस अच्छे से लिख कर आना, जो भी है पैराग्राफ पैराग्राफ करके। एनीवेज वो आपका माइंड है, या फिर पॉइंट्स भी लिख सकते हो, पॉइंट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होते हैं, पॉइंट एंड देन एक्सप्लेनेशन। तो वहां पे आपको क्या करना है, जो आपका ये मिशन है इसको भी एज एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐड कर दें, तो जो आपका आंसर चेक करने वाला व्यक्ति होगा वो यही कहेगा, वाह वाह क्या लिखा है, सोने पे सुहागा हो गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एक कॉन्टेक्स्ट लेके चलिए। तो अगर आप एग्जाम से पहले एक नोट बनाओगे, अगर आप एक पूरी नोट बनाते हो, 1 पेज नोट बनाते हो, तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारे आपके यूनिट्स है ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन के साइड में आप जरूर लिख लेना ये मिशन जो है हमारा, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, पता नहीं, NRHM, इसको मैं मिशन ही बोलूंगी। ये जो एब्रीविएशन है मेरे लिए खुद ब खुद एक बड़ा फुल फॉर्म है, तो इसको मैं मिशन ही बोलूंगी। तो इस मिशन को आप यहाँ पे लिख लीजिए, ताकि आप एग्जाम से पहले ये एक पन्ना देखकर जाए तो आपको पता रहे कि अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज में ये है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज में आपको दिक्कत हो, जैसे मुझे क्या दिक्कत होगी कि मैं, अगर मैं बहुत 5-6 बार रिवीजन करूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं कर पाई तो मुझे कितना परसेंटेज किसमें होता है, इसमें कितना चाहिए, इसमें कितने परसेंट ऑफ सीट सिक्योर करनी है इस पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि वो ये वाली पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, तो वो चीज आप लिख सकते हो। देन आपकी जो एजेंसीज है, अभी कुछ एजेंसीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ नहीं है। अगर देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी मैंने आपको केस स्टडीज बताए थे 8th चैप्टर में, उसमें से कुछ केस स्टडीज जो इंपॉर्टेंट है आप ब्रैकेट में लिख लोगे कि ये केस स्टडी ब्ला ब्ला ब्ला, ये ब्ला ब्ला ब्ला। और वैसे अमूल का भी अगर आपने एक दो देखो, हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता होता है, लेकिन आउटशाइन वो आंसर शीट करती है जो थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स है, वो जो व्यक्ति लिख दे उसको थोड़े, मतलब वो अलग से, वो अलग ही बंदा है टाइप आता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, 3 इडियट्स टाइप। एनीवेज उसका
तोहफा कबूल करो वाला. I'm so sorry for this. Now we move towards another thing, that is decentralization of education. Very important. Although with my opinion, और भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है. इम्प्रूवमेंट तो हमेशा ही चाहिए होती है, लेकिन ये हम देखने वाले हैं. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली देखो, ये ऑनलाइन सेंटर है, मैं कहीं पे गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रही हूँ, तो ये तो मैं कह ही सकती हूँ कि अक्सर बहुत फेमस एजुकेटर्स भी कहते हैं, किताबी चीजें, किताबों में जो आप सेंटेंसेस पढ़ते हो ना, बहुत अच्छी लगती हैं, बट व्हेन यू गो टू द रियल वर्ल्ड, देन वो चीजें अच्छी है, नहीं है, या फिर इम्प्लीमेंटेड है, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न होता है. ओके, देन वी विल सी सर्टेन केस स्टडी. वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इन द सेंस फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. बाकी आप एग्जाम में लिखो तो अच्छा है, नहीं लिखे तो क्या कहेंगे. वो है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रास रूट गवर्नेंस. ये हम देखेंगे, देन कंक्लूजन देख लेंगे. ठीक है. अब हम बढ़ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स की ओर. तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपके ग्रेश फॉन्ट कलर में मैंने लिखा है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये गोल जो है हमें बताएगी कि रेलेवेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन का विथ रिगार्ड टू द फैक्ट कि इंडिया जैसा जो देश है, मुल्क है, यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये एक कॉन्सेप्ट एज अ विनर विनर चिकन डिनर क्यों अग्री किया जाता है. ठीक है. कैसे ये फोस्टर करता है, इंप्रूव करता है, एनहांस करता है डेवलपमेंट को ग्रास रूट लेवल में. अर्थात यदि जो हमारा देश है वो एक पौधा है, तो ये जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है, जड़ से इस पौधे पे और इम्प्रूवमेंट, एनहांसमेंट, मैन्योर प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. तो जो भी मटेरियल है विद रिगार्ड टू द फैक्ट ऑफ दैट वी आर यूजिंग ओनली इग्नो की किताब, तो हम देखेंगे पढ़ने के बाद, हम लोग खुद ब खुद एनालाइज कर पाएंगे, खुद ब खुद एक अपने माइंड के साथ अग्रीमेंट पे आ पाएंगे कि किस प्रकार से जो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, पावर को डिसेंट्रलाइज करने से ग्रास रूट लेवल, अर्थात जहाँ पे कम्युनिटी हमारी है, विथ रिगार्ड ग्रास रूट में आप सिर्फ ये मत सोचो कि विलेज हो गया. ठीक है. सिटी, टाउन, अर्बन सिटी सब आती है, तो ये हम देख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में. तो कम्युनिटी डेवलपमेंट किस प्रकार हो रही है. ठीक है, पहली चीज. फिर आप डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. आप खुद कर पाओगे जो डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स जो प्ले किए जाते हैं बाय डिफरेंट एक्टर्स. अभी एक्टर्स में आप शाहरुख खान और अभी का नया कौन है पता नहीं, हाँ, तो उनके बारे में मत सोचिएगा, मतलब वो भी है, दे आर ऑल्सो एक्टर इन दिस. ठीक है. सो बिकॉज वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो शाहरुख खान इज एक्चुअली एन एक्टर इन डेवलपमेंट, इन ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट अपनी सिटी का या कहीं पे और पे वो कर रहे हैं, तो दैट इज पर्सनल. सो actor is a person who is in the institution. Actor is a person who is in the community. Actor is a person who is implementing the task which has been given to him by the institution. Actor is a person who is taking the benefit of the task which has been provided by the institution. Also, an actor is a person who has to be has to be gotten the benefit which the institution is providing, but उससे वंचित रह गया. समझ आया आशा करती हूँ. नहीं समझ आया तो वापस जाकर सुन लीजिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन जो है हमारा VHSNC का, दैट इज विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी. ठीक है. इनके बारे में हम देखेंगे. एंड एड्रेसिंग लोकल हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, दीज थिंग्स समवेयर, दीज काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनका भी ना एक एनालिसिस अगर निकाले तो कहीं पे दे आर वेरी गुड, एंड व्हेन यू गो इनटू ग्रास रूट लेवल यू विल अंडरस्टैंड दैट यस, they are working, and at some spaces you would be crying to see that nothing is happening. So टू साइड ऑफ अ कॉइन वाला अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. ठीक है. अब फिर हम देखेंगे, देखो ये चीज इज इंपॉर्टेंट, एंड देन कम्स टू अदर थिंग्स. हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी. ठीक है, SMC जिसे कहते हैं. और फिर हम देखेंगे VEC, दैट इज विलेज एजुकेशन कमिटी. अब यहाँ पे आप देखो, स्कूल मैनेजमेंट में हम दोनों अपना अर्बन और रूरल ले आते हैं, परंतु कंपेरेटिवली विथ इफ वी आर कंपेयरिंग सिटी एंड विलेज, अब देखो सिटी की खुद की प्रॉब्लम है. मी एज अ पर्सन हु हैज स्टेड इन विलेज एंड देन मी एज अ पर्सन हु हैज स्टेड इन सिटी, आई एम एबल टू एनालाइज बाय माई सेल्फ दैट हम लोग ये नहीं देख सकते कि ओ विलेज की ये दिक्कत है, ओ माई गॉड,
लेकिन एट द सेम टाइम पीपल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिटी में भी बहुत दिक्कतें हैं। तो भले ही इस सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन में भी हमारा जो विलेज है वो थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है। ऑल्सो एडिंग द फैक्ट सिटी में भी बहुत इशू है एजुकेशन के रिलेटेड। सिमिलर एक बेसिक में देखो, ये अक्सर सोचा जाता है कि ओ माय गॉड सिटी में तो बहुत फैसिलिटीज है, विलेज में कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप अपने घर, अगर आप सिटी में रहते हो, खिड़की खोलिए, आपको अच्छा प्रदूषण नहीं मिल गया ना, आप विलेज जाइए, वहां पे प्रदूषण बहुत कम है कंपेरेटिवली, और वहां पे गंदगी भी कम है, बहुत कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम है वहां पे। तो यहाँ पे देखो हमारा विलेज टॉप कर जाता है, लेकिन कुछ इश्यूज में हमारा सिटी टॉप कर जाता है। सो दैट इज द थिंग, ओके। इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ विलेज एजुकेशन, ये जो दो चीजें हैं, ये किस प्रकार से, देखो एक कमेटी भी बनाई जा सकती थी परंतु दो बनी है, तो ये कैसे क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव कर रहे हैं, वो विलेज स्पेसिफिक हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। मेरे हिसाब से इनकी बनने की प्रोबेबिलिटी 40% है। आप ये मत सोचिएगा इतना मैंने राम कहानी आपको बताई है 5 मिनट की, इन क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना आए, परंतु दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आप ऐसे ही पढ़ के लंदन घूमने को नहीं जा रहे, घूमने जाइए कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ ताकि आप उसको इन्फर कर सके, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज दिस इज मेकिंग योर माइंड अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, ऑल्दो practical life is very different. Now let's get into the introductory part. ओके, तो यहाँ पे आपको देखो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने देखनी है। पहले हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं चलो। डिसेंट्रलाइजेशन को डिफाइन किया जाता है एज अ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। सेंटर है और स्टेट है, ये एक सिस्टम होता था, परंतु अब आ गया है हमारा लोकल बॉडी। पहले क्या होता था कि सेंटर के पास ही पावर रहेगी, सेंटर अपना पावर ऐसे एक्सरसाइज करेगा, मतलब सेंटर ने जो कहा वो फुलफिल करना है। परंतु अब क्या है, पावर सिर्फ सेंटर के पास नहीं है, पहले ऐसे होता था सिस्टम। लेकिन अब क्या है, देखो ऐसे पावर सेंटर के पास है, वो स्टेट के पास, फिर वो डेलीगेट कर रहा है लोकल को। परंतु अब क्या है, स्टेट, हमारा सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी, और ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा माई बाप, हमारा सुप्रीम लीडर, ठीक है। तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन सीधा यहाँ पे मतलब ये विथ रिगार्ड टू मोस्ट ऑफ द वो है, ठीक है, हम ये इंडियन हिस्ट्री में नहीं जा रहे। तो ये कॉन्सेप्ट होता था, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे है नहीं है वो अलग चीज है, यहाँ पे आपने लोकल गवर्नमेंट की चैलेंजेस को भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा माई बाप है वो हमें दे रहा है पावर। with whole regard to constitution of our India, कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग पावर्स, जो स्टेट लिस्ट सेंटर लिस्ट है और जो स्केड्यूल्स हैं, ये अब आपका प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर कि आप जाएं कमेंट्स में और बताएं कौन सा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो हमारे लोकल बॉडीज को पावर देता है। तो ये अब इंडिपेंडेंटली अपने अपने एरियाज में काम करते हैं विथ रिगार्ड टू द फैक्ट कि अगर लोकल बॉडी के पास इंडिपेंडेंस है तो स्टेट चेक है उसके ऊपर, सिमिलरली यूनियन चेक है स्टेट के ऊपर। तो वो चीज को हम डिनाई नहीं कर रहे, परंतु इनका इंडिपेंडेंस, इनकी पावर स्वयं तौर पे दी रखी है। तो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, जो पहले सेंटर सीधा करता था कि भाई मैं जो बोलूं वो तुम लोगों ने करना है, अब क्या है, ये जो अथॉरिटी है वो ट्रांसफर हो चुकी है। और किसने की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जहां पे स्टेट को अपनी क्षमता दी गई है और लोकल बॉडीज को अपनी क्षमता दी गई है, ठीक है। लोकल बॉडीज स्टेट लिस्ट में आता है, सॉरी, लोकल बॉडी लिस्ट में आता है नहीं आता, अगर आता है तो स्टेट में आता है, कॉन्करेंट में आता है, बताइए मित्रों। और कौन से नंबर में आता है वो भी बताइए, कौन से स्केड्यूल में आता है वो भी बताइए। बहुत प्रश्न पूछती हूँ मैं। ओके, एनीवेज, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में शायद काम आए। Okay, anyways, so decentralization is defined as transfer of authority. अथॉरिटी का ट्रांसफर मैं आपको समझा चुकी हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ अथॉरिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट टू सब नेशनल एंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान फेडरल कंट्री है, यह आप जानते हो। तो नेशनल गवर्नमेंट क्या है, जो यूनियन है, जो पूरे के पूरे देश को देख रही है। अब सब नेशनल एंटिटीज, ऐसा भी नहीं बोला जा रहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नेशनल एंटिटी है, लेकिन जो हमारे स्टेट है और हमारी जो लोकल बॉडी है वो भी आपकी नेशनल एंटिटीज है, परंतु सब नेशनल एंटिटीज है, अर्थात सेंटर का ही एक विभाजन है। समझ रहे हैं आप लोग। तो सिर्फ अथॉरिटी नहीं दी जा रही कि तुम्हारे पास पावर है,
साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो आपको समझ आना चाहिए कि जो सेंटर का बर्डन है वो भी स्टेट और लोकल के ऊपर थोड़ा विभाजन किया जा रहा है, ताकि यूनियन कहीं और अपने कार्य में बेटर हो पाए। बट एट द सेम फैक्ट जो स्टेट और लोकल बॉडी को पावर दी जा रही है, उनको सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि आपने ये कार्य करना है, विथ रिगार्ड टू द फैक्ट कि उनको रिसोर्स भी प्रोवाइड की जा रही है। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन में अब सिर्फ ये मत सोचना कि लोकल बॉडीज का कॉन्सेप्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन में इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जहां हमारा यूनियन है वहां हमारा स्टेट भी है। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में नहीं देख सकते। जो हमारा यूनियन है उसके बाद पावर डेलीगेटेड है हमारे स्टेट के पास, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट रनर्स इन आवर नेशन, ओके। एंड देन सिमिलरली कम्स द लोकल बॉडी विथ रिगार्ड टू द फैक्ट, और उनकी क्षमताएं, उनके जो पावर्स है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे सब नेशनल एंटिटीज में स्टेट भी आती है। स्पेशल मेंशनिंग है रूरल एंड लोकल गवर्नमेंट्स का, बिकॉज दीज आर आफ्टरमैथ एडेड थिंग्स, ओके। देन कम्स कोर एम जो है डिसेंट्रलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट का, कि वो एस्टैब्लिश कर सके पब्लिक अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्यों है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिल्ली में बैठी राधा और लखनऊ में बैठा श्याम सीधा जाके हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं बोल सकते कि अरे हमें ये चाहिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी भी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए देयर आर सर्टेन स्टेप्स कि हमारे खुद का लोकल जो हमारे वहां के लीडर हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन का पोजीशन होल्डिंग ह्यूमन है, उनके पास जाके हम अपनी दिक्कत बता सकते हैं। ऑल्दो यू कैन इवन राइट अ लेटर और ईमेल टू प्रधानमंत्री, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। परंतु एक प्रधानमंत्री पूरे देश को ऑफकोर्स देख रहा है, परंतु वो ये सोचो हमारा देश है, यहाँ बैठा एक जो व्यक्ति है उसकी दिक्कत कुछ और है, और यहाँ बैठे व्यक्ति की दिक्कत कुछ और है। अब इस तरह यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो अब एक सेंटर बेचारी इतना नहीं देख सकती, ऑल्दो इट नीड्स टू बी कैपेबल कि वो इनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, इनके डिमांड्स को फुलफिल कर सके, परंतु उनको नीचे सर्टेन डेलीगेशन उनके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी भी बना देता है। क्योंकि देखो पहले लोकल बॉडी मुद्दा सॉल्व कर ले, नहीं हो पाया स्टेट सॉल्व कर लेगी, नहीं हो पाया हमारा सेंटर सॉल्व कर लेगा, और फिर नहीं हो पाया तो हमारी जुडिशियरी बॉडी सर्टेन मीडिएशन करने का प्रयास करेगी, सर्टेन फाइनल मुद्दा खत्म करने का प्रयास करेगी, ठीक है, विथ रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ आवर सुप्रीम sovereign constitution of our nation, okay। Now for decentralization to be effective, local governments must be equipped with adequately trained staff, otherwise process remains purely theoretical. Same thing what I said, किताबों में सुनना बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं तो वहां पे ये सेंटेंस क्या बोल रहा है स्पेसिफिकली, कि ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है उन स्टाफ्स के लिए जो ये जो हमारा पूरा थियरी है इसको प्रैक्टिकलिटी में, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के जिनके पास क्षमता है या जिन्हें करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकली ये जो डिस्कोर्स है डिसेंट्रलाइजेशन का, ये बिगिन हुआ 1950s में। इट वाज ओनली इन 1970s दैट डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, इसके ऊपर एक अपनी राम कहानी है। एक्चुअली जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका ये मान्यता था, क्योंकि देखो जमींदारी सिस्टम, जजमानी सिस्टम, अगर आपने सुना होगा लॉर्डशिप ड्रामा जो होता था इंडिया में, वेरी नाइस थिंग आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, करंट पॉलिटिशियन, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी। तो उन्होंने गार्गी कॉलेज के कुछ बच्चों के साथ अभी एक इंटरव्यू सा हुआ था, मैंने देखा। सो ही सेड दैट इज सो ट्रू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब ब्रिटिश रूल था हमारे देश में, तो अगर ब्रिटिश आए हैं वो सीधा इंडियंस पे नहीं रूल कर रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं जो और कोई नहीं हमारे इंडियंस ही हैं, जो उनको साथ दे रहे हैं कि चलो भाई आओ खून पीते हैं हिंदुस्तानियों का, ठीक है, भारतीयों का। तो दैट इज द फैक्ट कि there were certain Indians unfortunately who has partnered with the Britishers, and thereby henceforth they had been molesting, they had been harassing, they had been sucking the blood of the individuals. So that is the fact. So that's what he said. तो यहाँ पे क्या है, ये कौन थे, देखो स्पेसिफिकली मैं नहीं बोल रही हूँ, but these are not only the princely states, not only the Maharajas, but the landlords, the rich people. They knew that
they were exploiting the poor, farmers and people, but at the same time they wanted to exploit them more, so they shook hands with the Britishers and then they exploited the Indians more. So that is the fact. That is why multiple freedom fighters, if you have knowledge of history, you can comment the name of those freedom fighters, जिन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट लाया था कि अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, अर्थात अगर हम लोग बना देते हैं कि चलो लोकल गवर्नमेंट तो हमारी है, बट एट द सेम टाइम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारी है, बट एट द सेम टाइम हम लोकल गवर्नमेंट विलेज लेवल में बना देंगे, तो उनका ये मान्यता थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कि जो पहले से ही लैंडलॉर्ड्स है, देखो इंडियंस की सिर्फ ये दिक्कत नहीं थी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कि वो हम आजाद हो गए लेकिन हमारे पास कोई गवर्नमेंट नहीं है ऊपर रूल करने को, हमारी दिक्कत ये थी कि वो हमारे ब्रेन की हर एक नसों तक घुस चुके थे, कि हमें पता था we were disabled, we were disowned, we were like orphans who do not know what to do. So हम लोग का society, although it was deformed, like India and China were once upon a time deformed society, but now Britishers has made us more disabled. हम लोग को नहीं पता था क्या करना है उस टाइम। अगर लोकल गवर्नमेंट कुछ फ्रीडम फाइटर्स की मान्यताओं के साथ अगर आई जाती, तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो गरीब पुअर फार्मर्स को, वर्कर्स को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करते। तो ये एक कॉनोटेशन था। इसीलिए जो डिस्कोर्स है डिसेंट्रलाइजेशन लाने का, वो 1950s में इंडिपेंडेंस के जो हमारे ईयर्स है, जब मेकिंग ऑफ आवर नेशन चल रहा था, तभी था। परंतु 1970s आने के बाद ही एज अ टूल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ये रिकॉग्नाइज हुआ। और क्यों, यहाँ पे देखो ये तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट हो गया, परंतु ये साथ ही साथ इंटरनेशनल एक मुद्दा भी चल रहा था। ये भगवान लोग कितने हैं भाई, इतना इन लोगों ने, ओके एनीवेज, हॉर्न कर रहे हैं भाई, गेट खोलो अंदर घुस जाओ, लिटरल इशू एंड अनफॉर्ट, क्या बोलो, छोड़ो भाई। ओके सो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सिमिलरली इंटरनेशनली भी ये मुद्दा चल रहा था, ठीक है। तो 1970s में जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो रिकॉग्नाइज किया गया एज एन इंस्ट्रूमेंटल टूल फॉर नेशनल डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ 1992 में, अब हम इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, जहां हमारी रायो डी जेनेरो में समिट हुई थी, 1992 की रायो समिट। यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी, मल्टीपल कंट्रीज एक्नॉलेज्ड द फैक्ट कि ग्रास रूट एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस हैं जैसे कि फॉरेस्ट है और वेटलैंड्स हैं, उनका मैनेजमेंट का भी एक्नॉलेजमेंट किया था इन लोगों ने। दो चीजें, पहली की ग्रास रूट एम्पावरमेंट होनी है, अर्थात जो विलेज लेवल है, अर्बन लेवल है, माइन्यूट ग्राउंड लेवल है, वहां पे एम्पावरमेंट होनी लोगों की बहुत महत्वपूर्ण है। एट द सेम टाइम वहां का जो मैनेजमेंट है विथ रिगार्ड टू द सीपीआर एंड लाइक सीपीआर विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स, इनका मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज इस समिट में रिकॉग्नाइज हुई थी। Then ultimately, decentralization protects local human dignity, encourages self-reliance and empowers the community। क्योंकि देखो गवर्नमेंट आई ही कम्युनिटी के लिए है, परंतु सेंटर पे वो बैठे उतना इम्प्रूवली काम नहीं कर पा रही है। ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पे सेंटर पे भी गवर्नमेंट काम करती है, परंतु इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये भी आपने देखना है कि जो हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी पॉपुलेशन है हमारे देश में, तो सेंटर जो हमारी लोकल बॉडीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक प्लस पॉइंट, एक भाई बंधु बन जाती है जो उन्हें सहायता प्रोवाइड करती है। ओके अब हम देखने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो फोकस क्या है हमारे डिसेंट्रलाइजेशन का, कि वो एक परसेप्शनल शिफ्ट लेके आए ऑफ डिप्राइव्ड पीपल, ठीक है। इन व्हाट सेंस डिप्राइव्ड पीपल में कौन कौन आ रहा है, रूरल विमेन एंड पुअर इंडिविजुअल्स, ठीक है। ताकि वो मतलब एक परसेप्शनल शिफ्ट कैसे आना है, from them called as beneficiaries to them being the actors of development। beneficiaries जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टेट है, उसका व्यक्ति है, वो इन बेनिफिशियरीज को कुछ इम्पोर्टेंट कुछ जिनकी
इनका जो हक है उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। परंतु डिसेंट्रलाइजेशन कहता है नहीं भाई, आपने बेनिफिशियरी नहीं रहना है। तो आप क्या है, हमारे आप जो हो बन चुके हो एक्टर। एक्टर इन व्हाट सेंस? एक्टर इन द सेंस शाहरुख खान आमिर खान नहीं, एक्टर इन द सेंस दैट यू आर गोइंग टू एक्ट। आप ही खुद का काम खुद करोगे फॉर डेवलपमेंट। से मतलब ये नहीं है वो खुद बोल दे आपको पानी चाहिए चाहिए कुआं बनाइए, नहीं। वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, वैसे नहीं एकदम। तो फॉर डेवलपमेंट यू, दिस डेवलपमेंट विल बी कम्युनिटी ड्रिवन, ठीक है। तो when these beneficiaries are seen as actor, ये जो है these become participatories, the participatory avenues open for planning, implementation, evaluation of programs। अब देखो, एवेन्यूज अर्थात ऐसे ऐसी जगहें खुल जाती है हमारे इन बेनिफिशियरीज के लिए जो अब एक्टर्स बन चुके हैं। तो ये खुद ब खुद ही अपने लिए प्लानिंग और अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाता है। क्योंकि देखो, अगर आपको पानी चाहिए तो आपसे बढ़िया कौन जानता होगा कि आपको किस प्रकार से पानी चाहिए, कितना चाहिए, कब कब चाहिए। 24 घंटे होना चाहिए एक्चुअली तो, परंतु एनी हाउ, तो अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो कितनी मात्रा में है, कितनी जोर से है, कितनी जल्दी मिलनी चाहिए, या फिर किस प्रकार से मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब आपसे बेहतर कौन जानता होगा। सो दैट इज द फैक्ट। तो जो भी प्लानिंग होगी, अब आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब मिल गया तो अच्छा मिला, बुरा मिला, कैसे मिला। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्राम्स जो है अभी एक्टर्स खुद ब खुद अपनी भागीदारी के साथ प्लान आउट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली ह्यूमन डेवलपमेंट होलिस्टिकली हो रही है, पूर्णतः रूप से हो रही है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर राइटिंग रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन, ये हम, this is very important that you are mentioning Indian constitution, because if you're studying law and लॉ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें तो चलो जरूरत होती है, हर चीज शुरू और खत्म ही लॉ में हमारे सर्टेन सेक्शंस एंड आर्टिकल्स से होती है। एट द सेम टाइम either if you're studying public administration, this is very important that you should know certain things regarding so, okay। सो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली आर्टिकल 40 जो है वो डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो ऑर्गेनाइज करे विलेज पंचायत। अब ये विलेज पंचायत जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, ये कैसी है, एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इनके पास खुद की क्षमताएं हैं। और इस जो पूरे आर्टिकल को सपोर्ट करते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट है 1992 का, it provided a constitutional status as a constitutional body। हमारे पंचायत को उनका एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और साथ ही साथ इस जो हमारा एक्ट है अमेंडमेंट का 1992 का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने 11th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया जहां पे 29 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया। जो ये सब्जेक्ट्स जो है अल्टीमेटली क्या चीज को फोकस करेंगे, ये सब्जेक्ट्स जो है सबसे पहले ये पंचायत के अंदर आते हैं, ठीक है। सो पंचायत की ये पावर्स है, पंचायत इन 29 सब्जेक्ट्स जो मेंशन्ड है 11th शेड्यूल में, इनसे डील कर सकती है, ताकि अल्टीमेटली मतलब अल्टीमेटली मोटा मोटा बताया जाए, आपको जगह रीड करना चाहिए, ऑल्दो यू शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज होल दिस थिंग विथ यू। सो you should know things that you're study like studying, not for exams। so लोकल प्लानिंग कर सके हमारी पंचायत, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी अलिविएशन आता है स्पेसिफिकली। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इन सब्जेक्ट्स को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है वन ऑफ द की मैकेनिज्म, सोशल ऑडिट। ये है एक मैंडेट है अंडर मनरेगा। अब इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी देंगे, अगर गूगल से पढ़ लेते हैं तो टाइप खुद करें, आपके लिए बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी है मित्रों। तो देखिए, एक मैंडेट है, मैंडेट अर्थात फॉर श्योर ड्यूटी है जो फॉलो करनी है सोशल ऑडिट। व्हाट इट इज, अ मैकेनिज्म, ठीक है। सोशल ऑडिट एक मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, और ऐसे इंडिविजुअल्स जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, अर्थात उनका गवर्नमेंट से कोई अफिलिएशन नहीं है, परंतु ये सोशल ऑडिट इन द सेंस है, ये लोग जो है वो खुद ब खुद अपनी कम्युनिटी का ऑडिट कर रहे हैं। कि ऑडिट इन द सेंस कि कम्युनिटी में अगर जो गवर्नमेंट है वो लेकर आई है सर्टेन प्रोग्राम्स, वो किस प्रकार से सही है, नहीं है, तो उसको वो लोग स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, ठीक है। तो सोशल ऑडिट हो कैसे रहा है, पब्लिक मीटिंग के थ्रू हो रहा है। इनमें मुख्य
रोल जो है वो कौन निभा रहे हैं? दो लोग, सबसे पहले नॉन स्टेट एक्टर जो इंडिविजुअल्स हैं जो स्टेट के एफिलिएटेड नहीं है, ठीक है, ये मनरेगा के अंदर मैंडेटेड है कि जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है इन नॉन स्टेट एक्टर्स को सही लग रहा है या गलत लग रहा है, गलत लग रहा है तो किस प्रकार से गलत लग रहा है वो स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं वाया पब्लिक मीटिंग्स, ठीक है। Originating from a grassroots struggle in Rajasthan led by Mazdoor Kisan Shakti Sangathan MKSS, very important for your knowledge as well as for exam, कि ये जो सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकला था? हमारे जो मित्र जन है हमारे राजस्थान के, उन लोगों ने, ये जो संगठन है, इन लोगों ने एक स्ट्रगल किया था, ठीक है, इन लोगों ने खुद ब खुद दे ब्रॉड दिस फैक्ट दैट गवर्नमेंट को हमारी दिक्कतें सुननी है, तो उन लोगों ने एनेबल किया गवर्नमेंट टू हियर, लैटिन में बोला जाता है ऑडिरे और ऑडियर एज यू मे प्रोनाउंस इट, सो they brought this concept that government should hear us, and how unfortunate it is that they brought this, मतलब that is so good that they brought this, but government should hear, yeah, that is a basic थिंग, तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए थ्रू सोशल ऑडिट, स्पेसिफिकली वो इन लोगों ने एनेबल किया, ठीक है। जो भी लोगों के ग्रीवियंसेस है वो सुनने चाहिए, जो भी उनकी दिक्कतें हैं। अब ये जो सोशल ऑडिट्स के जो हमारे महानायक हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मेघालय, ठीक है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रकार से ऑडिट्स का fully they had exploited and utilized audits ताकि वो वेलफेयर स्कीम्स का जो पूरा एवेल्युएशन है उसको मॉनिटर कर सके प्रॉपरली। अब हमारा आ जाता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। So this has been launched in 2005. So it aims to provide accessible and affordable healthcare to vulnerable rural population, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करके ये जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है हमारे उनको पावर देता है ताकि वो जो है नॉट ओनली मेंटल, वो जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सके, ठीक है। सो दैट इज द फैक्ट। नॉट ओनली मेंटल फिजिकल, ऑफ कोर्स मेंटल तो उतना इंडियन में अभी प्रचार फिर भी थोड़ा बेटर है, परंतु और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। सो सब पॉइंट्स आर देयर। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी, स्पेसिफिकली इससे प्रश्न नहीं आता है, मगर आप देखो इसके मेंशनिंग कर रहे हो तो अगर आप इसकी मेंशनिंग कर दो फिर आपके लिए ताली बजाई जा सकती है और आपको चंद नंबर ज्यादा दिए जा सकते हैं। सो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी जो है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक सब कमिटी है जो ग्राम पंचायत की होती है जो कलेक्टिव एक्शन लेती है फॉर हेल्थ इश्यूज, वेरी बेसिक, एक सब कमिटी ग्राम पंचायत की जो एक्शंस लेती है हेल्थ इश्यूज उस ग्राम पंचायत में, अर्थात वो जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर जो जुरिस्डिक्शनल एरिया आता है वहां के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी ये जो कमेटी है इसमें एटलीस्ट 15 मेंबर्स होने चाहिए जो एसटीज, एससीज और ओबीसीज के साथ साथ जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, ये डिपेंड करता है अलग अलग एरिया में, उनको इंक्लूड करता हो, विथ द आशा वर्कर सर्विंग एज द मेंबर सेक्रेटरी। अब आशा वर्कर क्या है, कौन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट आशा एंड आशा वर्कर्स, ठीक है। सो आशा वर्कर जो होगी मेंबर सेक्रेटरी होगी और साथ ही साथ 15 लोग होंगे जो डिफरेंट सेक्शंस जो हैं, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस आई कैन से, उनको रिप्रेजेंट करते हो ताकि दे शुड बी प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज इन द सेंस एवरीवन शुड बी प्रिविलेज्ड इन आवर नेशन, इक्विटी के साथ। देन कम्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो ये कम्युनिटी है, सॉरी ये जो कमिटी है, ये क्रिएट करती है, क्या क्या काम करती है, रोल्स देखो, हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है, कंडक्ट करती है सर्वेस न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, हेल्थ है ना, मेन मुद्दा क्या है, सैनिटेशन है, मेन मुद्दा क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो ये जो स्टेटस है, ये जो न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और हेल्थ का, उसके ऊपर करती है, सुपरवाइज करती है आंगनवाड़ी सेंटर्स को, और रीड्रेस करती है ग्रीवियंसेस थ्रू जन संवाद, अर्थात संवाद डायलॉग होता है, तो जन अर्थात पब्लिक, तो पब्लिक डायलॉग्स, तो लोगों के साथ पब्लिक मीटिंग होती है, उनका मुद्दा देखती है। अगर आप विलेज एरिया में हैं या फिर आप कैसे एक्सेसिबल कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आप जाकर पता कर सकते हैं अपने एरियाज में कि है, चल रही है या नहीं। अब हम इम्पैक्ट देखने वाले हैं। एक्चुअली आंगनवाड़ी हैज डन सो good
for the whole nation. Now we are going to say state wise impacts. Okay, जो हमारी किताब में है तो रिसर्च और सर्वेस को देखते हुए ही किया गया है। तो कर्नाटका में जो कमिटीज हैं उन्होंने सिग्निफिकेंटली डायरिया का इन्फेक्शन है उसको कम किया है। असम में ओवर 27,000 कमिटीज जो है उन लोगों ने एनुअल अनटाइड फंड्स जो पैसे थे ऑफ 10,000 रुपीज जो है वो उन लोगों ने प्रॉपरली यूटिलाइज किया है ताकि वो लोकल हेल्थ नीड्स को मीट कर सके। फिर एक केस स्टडी है दीपक फाउंडेशन। ये दो चीजें आप लिखो ना लिखो, ये तो बेसिक सी चीजें, देखो डायरिया वाला तो आपको याद रहेगा ही, परंतु दीपक फाउंडेशन जो गुजरात का है ये आप मेंशन करो तो बहुत अच्छा है। देखो एग्जांपल्स के साथ अपने आंसर्स, करेक्ट एग्जांपल्स इन द सेंस, एक तो थियोरेटिकल एग्जांपल्स हो गए जो मैं दे देती हूँ जो आप लिख सकते हो कि हाँ ठीक है, वो आपका थियोरेटिकल नॉलेज ओके है, परंतु अगर स्टैटिस्टिक है, स्टैट बेस्ड अगर आप इंफॉर्मेशन दो, न्यूमेरिकल सर्वे बेस्ड इंफॉर्मेशन दो तो वो बहुत बेहतरीन होता है, बहुत बढ़िया होता है। और एट द सेम पॉइंट अगर किताब से दो तो और बढ़िया होता है। तो अब हमारा जो दीपक फाउंडेशन है गुजरात का, ये एनजीओ है जिसने हेल्प किया है फॉर बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 4,000 committees. You think of it. So how many committees are there in India? You think of it. So how they are helping the people who need it. That is so good. But वो एक प्रैक्टिकल वे में हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट टू बी डिस्कस्ड अबाउट। अब इन कमिटीज को हमारे इस फाउंडेशन ने हेल्प किया है जिससे वो विलेज हेल्थ प्लान्स बना सके, फंड्स को मैनेज कर सके और इवेंचुअली फेडरेशंस बना सके ताकि इंटीग्रेटेड विलेज नीड्स जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिसेंट्रलाइज हेल्थ प्लान। पूरा मोटा मुद्दा ये है कि डिफरेंट विलेजेस, जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें मल्टीपल विलेजेस हैं, अब मल्टीपल विलेजेस की अपनी अपनी कुछ नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, तो ये जो विलेजेस है अपना अपना फंड्स तो प्रॉपरली कैसे विलेज हेल्थ प्लान से किए फाउंडेशन ने बताया है उनको। एट द सेम टाइम ये सब एक साथ भाई बंधुता बना के इकट्ठे हो जाए ताकि जब जिसको जरूरत हो ये अपना मॉनेटरी फंड इनको प्रोवाइड करे, ये अपना इनको करे, मतलब अल्टीमेटली एक फेडरेशन बन जाए कि हम सब जैसे हिंदुस्तान में खुद India is a federation. So that's the thing. Okay. Now we move towards another thing of the chapter, that is decentralization of education. The history of educational decentralization includes the National Policy of Education 1986, District Primary Education Program DPEP of 1998 and सर्व शिक्षा अभियान SSA. ठीक है, ये हम देखने वाले हैं, मतलब not fully, but जो हमारी किताब में explained है वो हम देखने वाले हैं. So we are going to see SMC, that is the School Management Committee. So this is mandated under the Right to Education RTE Act of 2009 कि जो SMCs जो है स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज बनानी आवश्यक है स्कूलों में, जिसमें पेरेंट्स आएंगे, टीचर्स आएंगे और PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे ही आएंगे। रिक्वायरमेंट जो ये है 50% ऑफ द मेंबर्स जो है इस कमिटीज की वो वुमेन होनी चाहिए। तो these committee empower the monitoring system that how कि स्कूल फंक्शन कैसे हो रहा है और अकाउंटेबल है टुवर्ड्स एजुकेशनल डेवलपमेंट, चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने को। अब कुछ सक्सेस स्टोरीज, ठीक है। मेघालय और गुजरात में जो ये हमारे ड्रॉप आउट चिल्ड्रन का जो इशू था, वो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को वापस लेकर आने पे स्कूल में एजुकेशन लाइन में लाने के लिए जो हमारे SMCs हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उत्तर प्रदेश में जो SMCs हैं इन्होंने स्कूल चलो अभियान बनाया जिसमें अटेंडेंस लोगों की बच्चों की पढ़ाई गई है। उड़ीसा में सक्सेसफुली हमारे जो SMCs हैं इन लोगों ने dangerous high voltage transformer, they had lobbied to move dangerous high voltage transformer away from school premises. So this would be a more of a political plus social issue. You can go and search, I don't have information of it very currently. So maybe the situation would have been that school premises के पास में कोई high voltage transformer होगा जो बच्चों के लाइफ को एंडेंजर करने की क्षमता रखता है, उसको देखो SMCs का कितना बड़ा क्षमता है, उन्होंने वो हटाया। ऑल्दो देयर आर सर्टेन रूल्स, फॉर एग्जांपल आप सिगरेट की शॉप नहीं खोल सकते सर्टेन किलोमीटर के डिस्टेंस में या मीटर्स के डिस्टेंस में किसी स्कूल कॉलेज एरिया में, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन रूल्स। बार भी नहीं खोल सकते, बार का स्पेसिफिक है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र आ गया। हमारे महाराष्ट्र में इन लोगों ने RTE और RTI में डिफरेंस है एजुकेशन और इंफॉर्मेशन में एक्ट्स में, ठीक है। इन एक्ट को इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल को चैलेंज किया जिसने
डिसबैंड किया था, डिसबैंडेड द कमिटी, मतलब ऑल्दो डिसबैंडेड इन द सेंस द कमिटी का क्या काम है, कमिटी की क्षमता है ना कि वो जाके इंफॉर्मेशन अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकती है थ्रू स्कूल मैनेजमेंट की क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे दिखाइए हमें बताइए, परंतु एक प्रिंसिपल था जिसने नहीं करने दिया, तो आरटीआई का जो हमारा एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका प्रयोग किया हमारे महाराष्ट्र के एक एसएमसी ने, और अपना जो राइट है उसको, अपने जो उनके जो ड्यूटीज थे उनको उन्होंने फुलफिल किया फर्स्ट, एंड सेकंड उन्होंने जो अपना उनका राइट्स था वो उनका थ्रू दिस एक्ट उन्होंने फुलफिल किया। देन आता है हमारा केस स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रासरूट लेवल्स, ग्रासरूट गवर्नेंस। सो आईजीजी जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है, और ये शुरू किया गया था बाय अ यूथ एलुमनाई, अ पर्सन हु हैज स्टडीड फ्रॉम द सेम प्लेस, एंड उन्होंने क्यों किया था, टू स्ट्रेंथन ग्रासरूट डेमोक्रेसी। अब ये फंक्शन कैसे करता है, एज अ प्रोफेशनल सोसाइटी जो लीडर्स को एजुकेट करता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन करता है, पर्टिकुलरली विमेन्स को और वल्नरेबल सेक्शन के जो लोग हैं उनको, किस चीज पे, कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को कर सके विद रिगार्ड टू द फैक्ट, जैसे कि दो चीजें, फाइनेंशियल हैंडलिंग और फाइल मैनेजमेंट, ये सिखाया जाता है। दिस इज वेरी नाइस। एंड देन ग्रास रूट डेमोक्रेसी फेलोशिप, ये जो प्रोग्राम है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रास रूट गवर्नेंस, ये प्रोग्राम जो है ट्रेन्ड इंटर्न्स को यूज करता है कि वो जाके, देखो उनकी प्रैक्टिसिंग हो रही है बट एट द सेम टाइम दे आर सपोर्टिंग पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में, और जो स्टैंडिंग कमिटीज है उनके फंक्शनिंग में उनको सपोर्ट करते हैं, वो ट्रेंड है, तो एज अ प्लस पॉइंट वो इन पंचायत के लिए बनते हैं, कमिटीज के लिए बनते हैं, एट द सेम टाइम उनका एक्सपीरियंस भी बढ़िया होता है। फिर आती है तीसरी चीज, टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, देखो दिस इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट वाली सिस्टम वाली चीज जो आप पढ़ रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको एक्सप्लेन करो तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन जो बताया है वो बताया है, परंतु ये तीन मेन पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो लिख सकते हो कि ये आईजीजी है, इसके अंदर ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो अब आईजीजी जो है ग्राम पंचायत को असिस्ट करता है इन इवॉल्विंग दियर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये जो जीपीडीपी उन्होंने बनाना होता है उसमें भी उनको असिस्ट करता है। ठीक है, हमारा IGG using participatory rule appraisal, how they are, this is participating in making of this na, so they are using this rural appraisal participatory, this is their PRA, इसका इस्तेमाल करते हुए वो इस प्लानिंग में भाग लेते हैं और ग्राम पंचायत को हेल्प करते हैं, जिसमें वो क्या है, सिटीजन्स को ही एम्पावर करते हैं कि वो जो है प्लान कर सके और इवेलुएट कर सके खुद की तरक्की कैसे होने वाली है। Okay, now we come towards the conclusion part. So decentralization serve करता है as an institutional mechanism ताकि accommodate कर सके felt needs of the poor. Although हमारे freedom fighters का जो वो concept मैंने explain किया कि they feared कि कहीं जो मनी पावर या कास्ट, जो हमारा देश अनफॉर्चुनेटली कास्ट ड्रिवन सोसाइटी है, तो यहाँ पे वो इशू आ सकता था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के हिसाब से, परंतु फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन एक planned drafted well वे में लाया गया, और it has been made in such a way that एक ऐसा institution बने जो like not decentralization, the government and the whole panchayats which has been made, वो एज ए मैकेनिज्म काम कर सके, वो पुअर जो लोग हैं वो पहले खुद ही खुद के लिए काम करें, एट द सेम पॉइंट वो खुद की जो नीड्स है उनको फुलफिल कर पाए। अब पुअर में अब सिर्फ मतलब मॉनेटरी नहीं हम कर सकते, पुअर इन द सेंस जो अपने सिचुएशन में डिग्रेडेड है, इंक्लूसिव ऑफ विमेन, inclusive of old people, inclusive of children, inclusive of ST, SC, OBCs, inclusive of vulnerables, inclusive of EWS, inclusive of literal below poverty line people. Okay. अब as noted by Bhattacharya 2011, in 2011 ये आपके बुक से सोर्स्ड है, India is moving towards a new paradigm of development administration that focuses on grassroots spaces previously dominated by bureaucracy. पहले ये होता था ना, अरे हमारे बाबू हैं जो आए हुए हैं वहां पे ऑफिस में बैठते हैं, हम नहीं जा रहे उस दफ्तर में, हमारी बात वो समझते नहीं है, उनकी बात हमें समझ नहीं आती, हम नहीं कर पाएंगे, दिक्कत के साथ रह लेंगे। परंतु अब क्या है, जब खुद का ही व्यक्ति, खुद के ही विलेज का व्यक्ति काम करता था, जाकर कह देते ओ रामू ओ श्यामू, ये तुमने नहीं किया, वो तुमने नहीं किया। अब देखो कितना मेरा खुद का ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने अगर विलेज का एग्जांपल दिया तो मैंने रामू श्यामू बना दिया, मैंने वहां पे क्यों नहीं आहान या फिर विरांश ऐसे कुछ नाम दिए। तो दैट इज अ विलेज, विलेज बैकवर्डनेस माइंडसेट जो हमारे अंदर खुद होता है। ओके, सो एंड वो हर किसी के अंदर है, यू नीड टू क्वेश्चन
योरसेल्फ फॉर दैट, ठीक है। तो हमारे यूनिट ने क्या क्या दिखाया हमें कि पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है एंड इट इज इंडिस्पेंसिबल फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि एट दी एंड डेवलपमेंट ग्रासरूट लेवल से ही होगी ना। और जहाँ पे कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है स्टेट का और नॉन स्टेट एक्टर्स का। स्टेट इन द सेंस यहाँ पे गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं, और नॉन स्टेट जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड नहीं है, which is inclusive of individual as well as certain communities, committees, NGOs, organizations, etc. agencies. Okay, आशा करती हूँ समझ आया हो। कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। और कोई चीज आपको पढ़ानी है वो भी आप बता सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपका एग्जाम अच्छा जाए। चलिए, धन्यवाद।